Hi, good evening once again. Back to my channel. Thank you very much. Uh, लास्ट टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसको बहुत कम लोगों ने देखा, लेकिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने बिल्कुल समझा होगा कि मैंने क्या बताने की कोशिश की थी। मैंने उस वीडियो में बताया था कि प्रधानमंत्री का जो ये लेबलिंग वाला हिसाब किताब है ना, ये बूमरैंग करेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ। अभी प्रधानमंत्री का भाषण खत्म नहीं हुआ कि विद इन फ्यू आवर्स एक पार्टी बन गई, दिमागी नक्सल पार्टी। और विद इन, आप कह सकते हो कि 12 आवर्स भी नहीं हुआ होगा, लाखों की इसकी मेंबरशिप। इसकी मेंबरशिप इतनी तेजी से बढ़ी कि लोग बाग जो हैं आश्चर्यचकित हो गए। और गवर्नमेंट ने अपने टूल्स एंड हथकंडे अपनाकर इसको किसी न तरीके से वेबसाइट से हटवा दिया। लेकिन क्या है ना, ये जेंजी है। आप उनके एक वेबसाइट को हटवाएंगे, ये 50 बना ले। फिर से वो आ गए। और आप देखिए, वो आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि आज हर कोई ये कहने लगा है, मैं भी दिमागी नक्सल हूं। और मैंने तो उसी दिन बोल दिया था कि मुझे भी काउंट कीजिए दिमागी नक्सल में। और मुझे मुझे दिमागी नक्सल बनाने में अगर किसी का योगदान है ना, तो आज की भाजपा सरकार। वो मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, किसी अलग से वीडियो में वो बताऊंगा कैसे मुझे भाजपा सरकार ने दिमागी नक्सल बनाया। तो एनीवेज, जिसके पास दिमाग होता है वही दिमागी होते हैं। आप उनको नक्सल बनाइए या स्टूडेंट बनाइए, कम से कम आपने मान तो लिया कि ये लोग दिमागी हैं। चलिए, अब आपको मैं लेके चलता हूँ एक ऐसी जर्नी में, एक ऐसे डिस्कशन में, जिससे आपको पता चलेगा कि ये भाजपा का टूल किट जो है किस तरह से फेल हो गया या बुमरैंग कर गया। और मेरे आज के वीडियो की जरूरत अगर किसी को है, तो वो भाजपा के विरोधियों को नहीं है, वो भाजपा के सपोर्टर को है। और खासकर भाजपा के लिए ही है। मतलब बीजेपी के लोग अगर मेरे वीडियो को देखें और ध्यान से समझें और सोचें, तो शायद मेरा वीडियो उनको ही हेल्प करेगा, मदद करेगा। और नहीं, सब चंगा सी, तो आप देख लीजिए, वही होगा जो हुआ है। मैंने एक बात कहा था, अभी आप देखिएगा कि किस तरह से सारी चीजें हो जाएंगी। जेनजी के बाद जो है जेन अल्फा सड़कों पे है। इतनी ज्यादा, इतने तेजी से ये फैल रहा है जेन अल्फा का मूवमेंट, कि राजस्थान सरकार को ये डिसीजन लेना पड़ गया कि वो स्कूलों में जो है किसी भी बाहरी लोगों को जाने नहीं देंगे, कोई वीडियो नहीं बनाने देंगे, कोई फिल्मिंग नहीं करने देंगे, किसी टीचर या किसी स्टाफ से बात नहीं करने देंगे। आपको क्या लगता है, ये दूसरा टूल किट लगाकर जो है आप इनको स्टॉप कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियोस आएंगे और पहले से ज्यादा आएंगे। आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। मैं आपको एक जर्नी में लेके चलता हूँ। मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है, उसके साथ ऑडियो डाला है। और उस प्रेजेंटेशन और ऑडियो को बढ़िया से देखिए और सुनिए। आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं सारी चीजें बोल के आपको बोर नहीं करना चाहता, स्ट्रेट अवे वहां चलते हैं और देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। तसव्वुर कीजिए। अगर किसी सीजन्ड पॉलिटिशियन से जिसके पास सालों का तजुर्बा है और एक बहुत बड़ी इलेक्शन मशीनरी है, उससे कहा जाए कि उनका सबसे बड़ा पॉलिटिकल थ्रेट कोई बड़ी ऑपोजिशन पार्टी नहीं, बल्कि इंटरनेट पर बैठे कुछ युवा हैं। और वो भी ऐसे युवा जो खुद को कॉकरोच जनता पार्टी कहते हैं। कॉकरोच मतलब सुनने में तो ये किसी डार्क कॉमेडी का प्लॉट लगता है। बिल्कुल। पर पिछले कुछ वक्त में ना भारत के पॉलिटिकल लैंडस्केप में एग्जैक्टली यही हुआ है। आज की इस डीप डाइव में हम इसी
अनबिलीवेबल शिफ्ट को एक्सप्लोर करने वाला है। राइट। हमारे पास जो आज सोर्सेज हैं जैसे रिसर्च आर्टिकल्स और डेटा, वो सब एक बहुत ही इंटेंस जेनरेशनल और पॉलिटिकल क्लैश को हाईलाइट कर रहे हैं। मतलब एक ऐसा टकराव जहां ट्रेडिशनल पावर का सामना युवाओं के एक बहुत बड़े डिजिटल रेजिस्टेंस से हो रहा है। हाँ, पर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले हम्म। मुझे लगता है एक बहुत जरूरी कॉन्टेक्स्ट सेट कर लेना चाहिए। हाँ बिल्कुल, बताइए। देखिए, ये टॉपिक नेचुरली पॉलिटिकली सेंसिटिव है क्योंकि इसमें करंट गवर्नमेंट और यूथ प्रोटेस्ट्स की बात हो रही है। लेकिन हमारा मकसद यहाँ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो लेफ्ट हो या राइट, उसका पक्ष लेना नहीं है। राइट, हमारा काम किसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करना नहीं है। एग्जैक्टली। हम पूरी तरह से न्यूट्रल रहेंगे। हमारा फोकस सिर्फ इन सोर्सेज में दिए गए डेटा और फैक्ट्स का निष्पक्ष रूप से एनालिसिस करना है। हम बस ये समझना चाहते हैं कि ये डिजिटल फिनोमिनन काम कैसे करता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस क्लैश की शुरुआत की बात करें, ये शुरू कहां से हुआ? क्या होता है जब सत्ता पुराने तरीकों से युवाओं को दबाने की कोशिश करती है? सोर्सेज पॉइंट आउट करते हैं कि इस पूरे विवाद का जो ग्राउंड जीरो था ना, वो एक स्पेसिफिक लेबल था। सरकार ने क्रिटिकल थिंकर्स और जो अर्बन यूथ इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनके लिए एक टर्म इस्तेमाल किया, दिमागी नक्सल। वेट, दिमागी नक्सल? ये तो काफी भारी टर्म है। बहुत भारी है। पीएम मोदी और बीजेपी गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि ये लोग सोसाइटी को गुमराह कर रहे हैं, युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो सरकार को लगा कि इन्हें पहचान कर अलग थलग कर देना चाहिए क्योंकि ये एक वैचारिक खतरा है। ओके, लेट मी अनपैक दिस। ये तो बिल्कुल वैसा ही है, मतलब जैसे कोई सख्त स्कूल प्रिंसिपल बच्चों को किसी खास स्लैंग का इस्तेमाल करने से रोके। और बच्चे जानबूझकर। हाँ, बच्चे जानबूझकर उसे और ज्यादा बोलने लगे। मतलब क्या सरकार की ये लेबलिंग वाली स्ट्रैटेजी सच में काम आई? अगर हम डेटा देखें तो ये एक बहुत बड़ी मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। बजाय इसके कि सरकार इन युवाओं के तार्किक सवालों का, जो पॉलिसी क्रिटिक्स थे, उनका डेटा से जवाब देती, उन्होंने इस लेबल के पीछे छिपना सही समझा। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पूरी की पूरी जो डिजिटली एक्टिव यूथ जनरेशन है, वो सरकार से कट गई। वो पूरी तरह एलियनेटेड फील करने लगे। राइट, मतलब उन्हें लगा होगा कि उनके सवालों का कोई लॉजिकल जवाब तो है नहीं। एग्जैक्टली। इससे युवाओं का ये विश्वास और पक्का हो गया कि सरकार लॉजिकल गवर्नेंस से पूरी तरह, मतलब उनका कोई कनेक्शन ही नहीं बचा है। हियर इज वेयर इट गेट्स रियली इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब युवाओं को अलग थलग महसूस कराया गया तो वो डरे नहीं। बिल्कुल नहीं। उन्होंने मतलब सड़कों पर पत्थर नहीं फेंके, बल्कि मीम्स और सटायर को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उन्होंने इस दिमागी नक्सल वाले अपमान को ही अपना बैज ऑफ ऑनर बना लिया। हाँ, और यहीं से डीएनजेपी फेनोमेनन की शुरुआत होती है। सोर्सेज में जो डेटा है वो काफी हैरान करने वाला है। दिमागी नक्सल की चेतावनी के तुरंत बाद ही युवाओं ने अनोनिमसली एक डिजिटल ग्रुप बनाया, डीएनजेपी। अच्छा, डीएनजेपी, तो इसका मतलब क्या था? इस ग्रुप ने दिमागी नक्सल के लेबल को एक तरह से इंटेलेक्चुअल पेट्रियोटिज्म और तार्किक सोच का प्रतीक बना दिया। मतलब उन्होंने नैरेटिव को ही पलट दिया। और इसका इम्पैक्ट देखिए, 24 घंटे से भी कम समय में इस अकाउंट ने 1,84,000 से ज्यादा फॉलोअर्स गेन कर लिए। वेट, रियली? एक दिन में 1,84,000? हाँ, ये ग्रोथ बहुत तेज थी। पर एक बात सोचिए, इंटरनेट पर किसी अकाउंट के 1-2 लाख फॉलोअर्स होना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं आजकल। तो फिर इसमें ऐसा क्या था जिससे सत्ता को परेशानी हुई? परेशानी इसलिए हुई क्योंकि ये सिर्फ इंटरनेट का मजाक नहीं था। सरकार का जो रिएक्शन था वो इस बात का सबूत है कि वो इसे कितना बड़ा खतरा मान रहे थे। इस तेज ग्रोथ से घबराकर बाकायदा समन्वित साइबर हमलों के जरिए, कोऑर्डिनेटेड साइबर अटैक्स? हाँ, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, उनके जरिए इस ऑफिशियल अकाउंट को यूजर नॉट फाउंड स्टेटस में धकेल दिया गया। इसे पूरी तरह बंद करा दिया गया। वाओ! अगर ये सिर्फ कुछ बच्चों का मीम पेज था, तो इसे साइबर अटैक से बंद कराने की नौबत क्यों आई? इसका सीधा मतलब है कि सत्ता ने इस डिजिटल शोर को एक असली खतरे के रूप में देखा। बिल्कुल। पर डीएनजेपी को दबाने से आग बुझी नहीं, बल्कि सोर्सेज बताते हैं कि इसने एक और बड़े विस्फोट की नींव रख दी, जिसे हम कह सकते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ पावर। तो ये दूसरा विस्फोट क्या था? ये बात है मई 2026 की। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं यानी सीजेआई, उन्होंने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से कर दी। वेट, व्हाट? कॉकरोच मतलब तिलचट्टे? हाँ,
उन्होंने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच कहा। ये तो बहुत मतलब ये बहुत इनसेंसिटिव है। मुझे लगता है यही वो आहा मोमेंट था जहां यूथ का उसका पूरी तरह फूट पड़ा हो। एग्जैक्टली युवाओं ने इस अपमान को भी हथियार बनाया और उन्होंने गठन किया कॉकरोच जनता पार्टी का, यानी सीजेपी। और मुझे गेस करने दीजिए, ये डीएनजेपी से भी बड़ा था। बहुत बड़ा। सिर्फ 24 घंटे में इसके 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। 10 लाख सिर्फ एक दिन में? हाँ, और सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई डिजिटल दुनिया तक सीमित रहने वाला शोर नहीं था। सीजेपी ने इस विशाल डिजिटल फौज का इस्तेमाल किया एक बहुत ही असली मुद्दे के लिए। कौन सा मुद्दा? नीट और सीबीएसई परीक्षा के पेपर लीक का मुद्दा। उन्होंने इस भारी आक्रोश को इस मुद्दे के खिलाफ चैनलाइज कर दिया। राइट। नीट पेपर लीक तो बहुत बड़ा नेशनल इशू था, तो मतलब उन्होंने इस डिजिटल आउटरीच को रियल वर्ल्ड पॉलिसी फेलियर से जोड़ दिया। बिल्कुल। और इसका परिणाम इतना बड़ा था, इतना भारी दबाव बना कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा। ओह माय गॉड, एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा हाँ, सिर्फ एक सटायर पेज के दबाव में? ये तो सच में माइंड ब्लोइंग है। तो हमारा टेक अवे यहाँ ये है कि जेन जी का जो ये सटायर है ना, ये अब सिर्फ इंटरनेट का टाइम पास नहीं है। ये बड़े राजनीतिक चेहरों को सत्ता से हटाने का एक एक प्रमाणित मैकेनिज्म बन चुका है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? मतलब सरकार इस नई पीढ़ी से निपटने में इतनी असफल क्यों हो रही है? उनके पास तो पूरी पीआर मशीनरी है। इसका जवाब हमें सोर्स में दिए गए उस डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स में मिलता है जो इन दोनों की प्लेबुक को कंपेयर करता है। ओके, तो दोनों की प्लेबुक्स में क्या टकराव है? अगर हम सरकार की प्लेबुक देखें तो वो अभी भी पुराने व्हाट्सएप अंकल वाले इको चेम्बर में फंसी हुई है। व्हाट्सएप अंकल मतलब वही गुड मॉर्निंग मैसेजेस और पुरानी फॉरवर्ड की हुई थियरीज। हाँ, और उनकी रणनीति अभी भी पुरानी पोलराइजेशन जैसे हिंदू मुस्लिम डिबेट्स पर टिकी है। वो ऊपर से थोपे गए लेबल्स और अंदरूनी दुश्मनों को खोजने पर फोकस करते हैं। टॉप डाउन कम्युनिकेशन है उनका। राइट, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो वो कहेंगे लोग बिना सवाल किए मान लें। एग्जैक्टली लेकिन जेनजी की प्लेबुक इसके बिल्कुल उलट है। ये नई पीढ़ी डेटा मांगती है। वो लॉजिकल गवर्नेंस और पॉलिसी पर बात करना चाहती है, जैसे वो नीट पेपर लीक का मुद्दा था। उनका हथियार वेपनाइज्ड सटायर है और वो इतनी तेजी से डिजिटल मोबिलाइजेशन करते हैं कि सरकार की पुरानी मशीनरी उसे समझ ही नहीं पाती। मतलब ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई पुराने जमाने का ट्रांजिस्टर रेडियो लेकर एक हाई स्पीड वाईफाई नेटवर्क को हैक करने की कोशिश कर रहा हो। बहुत सही एनालॉजी है ये। फ्रीक्वेंसीज मैच ही नहीं कर रही हैं। हाँ, क्योंकि पारंपरिक ध्रुवीकरण या जो पोलराइजेशन है वो अब इस नई पीढ़ी पर काम ही नहीं कर रहा है। वो इससे पूरी तरह इम्यून हो चुके हैं। बिल्कुल इम्यून हो। तो अब मुद्दा यह है कि अगर ये डिस्कनेक्ट इतना ही गहरा है तो इसके फ्यूचर के पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या होंगे। राइट। क्या ये सरकार के लिए एक तरह का पॉलिटिकल सुसाइड है? सोर्स स्पष्ट रूप से यही कहता है। जेनजी को नजरअंदाज करना या उन्हें खारिज करना राजनीतिक आत्महत्या है। हमें एक बहुत बड़े डेमोग्राफिक शिफ्ट को समझना होगा। किस तरह का डेमोग्राफिक शिफ्ट? देखिए, पुराने इको चेम्बर और लेगेसी पोलराइजेशन के दम पर चुनाव जीतने का युग अब खत्म हो रहा है। ये जो भारी संख्या में डिजिटली एक्टिव यूथ है ना, ये बहुत जल्द इस देश का सबसे बड़ा प्राइमरी वोटिंग ब्लॉक बनने वाला है। तो मतलब जो लोग कल तक सिर्फ मीम शेयर कर रहे थे अब वो पोलिंग बूथ पर जाने वाले हैं। एग्जैक्टली और अपनी नीतियों में सुधार करने के बजाय या कोर्स करेक्शन करने के बजाय बीजेपी सरकार ने दिमागी नक्सल जैसे अपशब्दों के पीछे छिपकर अपनी एक बहुत गहरी कमजोरी दिखाई। तो अगर वो ऐसे ही करते रहें, मतलब अगर उन्होंने अपना तरीका नहीं बदला तो क्या होगा? तो ये नई पीढ़ी उन्हें सत्ता से बाहर कर सकती है, क्योंकि अब नारा बदल चुका है। अब नारा है लॉजिक ओवर लेगेसी और पॉलिसी ओवर पोलराइजेशन। लॉजिक ओवर लेगेसी, ये तो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है और ये सच में इस पूरी जनरेशन के माइंडसेट को डिफाइन कर देता है। बिल्कुल करता है। तो चलिए इस पूरे एपिसोड, मेरा मतलब इस पूरे डीप डाइव के जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें समराइज कर लेते हैं। हाँ, जरूर। हमने देखा कि कैसे सरकार ने असहमति को दबाने के लिए एक पॉलिटिकल लेबल बनाया, दिमागी नक्सल। पर इसके जवाब में युवाओं ने डिजिटल सटायर को अपना सबसे अचूक राजनीतिक हथियार बना लिया। उन्होंने डीएनजेपी और फिर कॉकरोच जनता पार्टी जैसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क्स खड़े किए और पुराने तरीके से चल रही सरकार को बैक फुट पर ला दिया। यहाँ तक कि कैबिनेट मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। राइट। और ये सब बिना सड़कों पर उतरे, सिर्फ डेटा और मीम्स की ताकत से हुआ। एग्जैक्टली। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है जो मैं श्रोताओं के साथ छोड़ना चाहूंगा। क्या थॉट? देखिए, आज इस डिजिटल सटायर और मीम्स ने एक केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा ले लिया। जरा सोचिए,
जब ये कॉकरोच जनता पार्टी या ऐसे ही और डिसेंट्रलाइज्ड यूथ ग्रुप्स अगले आम चुनाव में सिर्फ इंटरनेट पर नहीं बल्कि बैलेट पेपर पर अपने असली उम्मीदवार उतारने का फैसला करेंगे, तब क्या होगा? उफ, ये तो सच में एक बहुत ही डराने वाला सवाल है सत्ता के लिए। बिल्कुल। क्या सत्ता के गलियारों में बैठे लोग इस डिजिटल सुनामी के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले चुनावों में ही मिलेगा। सोचने वाली बात है। तो आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इन तथ्यों की गहराई में जाते रहिए और जिज्ञासु बने रहिए। हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तो सुना आपने, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू एक मैसेज देने की कोशिश की है आज की सत्ताधारी पार्टी को कि अभी भी समय है, वो सचेत हो जाए। ये जेनजी वाले जो हैं या जेन अल्फा वाले, उनके किसी भी टूल किट का शिकार बनने वाले नहीं है, क्योंकि इनके पास जो है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिशियंस की तरह डर नहीं है। इनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। इनके पास जो भी है पाने पाने के लिए। और उन्होंने एकदम क्लियर कट बता दिया है कि अब तो भाई, अब जो भी कर रहे हो उसकी जवाबदेही तो होगी। आप एक डेमोक्रेटिक पार्टी, कंट्री के लीडर्स हो। आप किसी राजा रानी वाले दौर में नहीं रह रहे हो। तो अगर आपको लोगों ने चुनकर भेजा है, बाय राइट मीन्स और रॉन्ग मीन्स, तो आपको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। अगर आप अकाउंटेबल नहीं होगे और इस तरह के टूल किट का इस्तेमाल करोगे, लेबलिंग करना, फाउल लैंग्वेजेस का यूज करना, आपको तो जेंजी का जो है, कि जो कुछ बच्चे जो थे, जो बिगड़ैले बच्चे थे, उन्होंने कुछ गालियां निकाल दी, उससे इतना ऑब्जेक्शन हो गया। लेकिन जो आपने अभी नई टीम बनाई हुई है अपनी, उसमें किस तरह के गाली गलौज देने वाले लोग हैं, उसको तो देखा ही नहीं है आपने, और नई टीम बना दिया। देखते हैं ये संघर्ष कहाँ तक चलता है, कहाँ तक आपका टूल किट चलता है। जेंजी को, चाहे आप उसको कॉकरोच कहें या दिमागी नक्सल कहें या जो भी आप लेबलिंग कहें, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कॉकरोच बोला, रिएक्शन में कॉकरोच जनता पार्टी बन गई। प्रधानमंत्री जी आपने बोला कि भाई कुछ दिमागी नक्सल्स हैं, दिमागी नक्सल्स पार्टी बन गई। आप बोलते जाइए, वो सारे हो जाएंगे और आपके खिलाफ जो है काम करेंगे। अब बिलीव मी, हमारी कंट्री में जो है ना, इनकी संख्या जो है ना, वो मेजॉरिटी है। अगर जेन जी और जेन अल्फा को, जेन जी अभी के वोटर हैं और जेन अल्फा जो हैं फ्यूचर के वोटर्स हैं। डरिए इनसे। आप अभी भी डेमोक्रेसी में रह रहे हैं, ठीक है। आपके पास बहुत सारे हथियार हैं, स्टेट मशीनरी है, सीबी है, ईडीआई है, इलेक्शन कमीशन है जो आपके लिए सारा कुछ फोर्ज कर दे रही है, आपके विरोधियों के वोट्स कटवा दे रही है और आपके वोट्स, फेक वोट्स जो है जुड़वा दे रही है। लेकिन इस तरह की बंगलिंग करके, इस तरह के जो अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके आप कितने ज्यादा इम्पैक्ट डाल सकते हैं? 5%, 10%? भाई साहब, इनकी जनसंख्या जो है, सिर्फ जेनजी की मैं बता रहा हूँ, 33%। और जो आपका कोर ग्रुप है ना, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग, अंकल, जो बहुत सारे मिलेनियल्स हैं या मिलेनियल से पहले जो है बूमर्स हैं, बूमर से पहले और भी लोग जो हैं, जो बैठ कर दिन भर हिंदू मुसलमान करते हैं, वो पुराने स्टीरियोटाइप्स से बाहर निकलिए। वो आपके काम नहीं करने आने वाले हैं। वो आपका कोर वोट है 20-22%, 25% है। 25% वोट के अलावा आपको फ्यूचर में वोट नहीं मिलने वाला। हाँ, 10% आप और बंगलिंग कर लेंगे, तब भी आप 35% में रह जाएंगे। 35% वर्सेस 65%। मान लीजिए अपोजिशन अगर डिवाइडेड भी होता है, तो अगर उनके 36, 37, 38% हो गए या 40% हो गए,
आप सत्ता से बाहर हैं, और एक बार आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे तो आपके सारे कच्चे चिट्टे खुलेंगे, जो पिछले 12 साल से जो आप लोगों ने किया है इस देश का बंटाधार, वो सब खुलने वाला है। लोगों को सबको समझ में, अभी जो आयरन कर्टेन आपने लगाया हुआ है ना, जो सोवियत रशिया वालों की तरह आयरन कर्टेन, और सब चंगासी टाइप के डेटा दिखा रहे हैं, या डेटा के साथ फर्ज कर रहे हैं, या डेटा छुपा रहे हैं, ये सारे ट्रिक्स चलने वाले नहीं है। अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी ना, आते के साथ सबसे पहले पिछले 12 साल का एक वाइट पेपर सबमिट करने वाली। और ऐसा नहीं है कि कॉकरोच वाले और ये दिमागी नक्सल्स जो है आने वाली पार्टी को छोड़ेंगे, उनको भी नहीं छोड़ेंगे। आप देखिए झारखंड में क्या हुआ। फाइनली झारखंड गवर्नमेंट, आपकी पार्टी तो थी नहीं वो, अपोजिशन की पार्टी थी, झुकना पड़ा। सबको झुकना पड़ेगा और अकाउंटेबल होना पड़ेगा। उन्होंने वार्निंग दिया है। आज ही मैंने टीवी में आशुतोष आशुतोष राणा को सुना है कि उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। चाहे ममता हो या समता हो या क्षमता हो या भाजपा हो या जजपा हो या कांग्रेस हो या फिर कुछ भी हो, सब पार्टीज उनके लिए बराबर है। अब किसी का कोई टूल किट नहीं चलने वाला। अब इस देश में डेमोक्रेसी, गणतंत्र फिर से रिस्टैब्लिश्ड होगा, और आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आप लोगों के वोट पे आते हैं, लोगों के दिए हुए टैक्स पेइंग मशीनरी पे, मशीन टैक्स पेइंग जो होती है, फंड होते हैं, उस पे जो है आप सरवाइव करते हैं। और उन्हीं के खिलाफ अगर आप करेंगे तो आप नहीं हो पाए। देखते हैं आपकी लड़ाई, आपका टूल किट कितना कामयाब होता है, और ये किस तरह से आपको काउंटर करते हैं। आपके हर नेगेटिव एजेंडा जो है ना, वो अब बूमरैंग करने वाला है। टाइम हैज गॉन। लोगों ने आपको दिया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार भी दहलीज तक रखा, 240 तक रखा, जिसके बदौलत जो आज आप सत्ता पे काबिज हैं। चौथी दफा नहीं आने वाला। और आपको इसका रिpercussions जो है मिल गया होगा बाई इलेक्शंस में। अगर वहां पे भी आप सचेत नहीं हो रहे हैं या किसी मुगालते में हैं, तो रहिए, यूपी के इलेक्शन में भी दिख जाएगा, आने वाले फ्यूचर इलेक्शन में दिख जाएगा, पंजाब में दिख जाएगा। जो भी पार्टी हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे कोई भी पार्टीज हो, उनको अकाउंटेबल होना ही पड़ेगा। They are not aligned to any political parties. They are not going to form any political parties. They are here to work as a pressure group. आप कितना भी ऑर्डर दे दें कि स्कूलों पे जाने का, किसी को वीडियो नहीं बनाने देंगे, कुछ भी होगा, सारे वीडियोस आएंगे सर, सोशल मीडिया पे आने शुरू हो गए हैं। आपने जो बिहार में हो रहा है ना, डस्टबिन खरीदा है आप लोगों ने, 18-18, 15-15 हजार का डस्टबिन, जो मार्केट में 1400 और 1500 में मिल जाएगा, और आप बल्क प्रोक्योरिंग करेंगे तो 1200 रुपये में मिल जाएगा। दिल्ली में जो आपने साइकिल बंटवाए हैं ना, 4500 की साइकिल को 6500 के साइकिल की प्रोक्योरमेंट की है, लाखों साइकिलें। सारी चीजें लोगों को समझ में आ जाएगी, वो सारा एक्सपोज हो जाएगा। तो चावल घोटाला हुआ है दिल्ली में, वो भी एक्सपोज हो जाएगा। अपोजिशन पार्टी करे या ना करे, लेकिन जेंजी करेगी करेगी, और आपको छोड़ने वाली नहीं है। सचेत हो जाइए, संभल जाइए, नहीं तो जैसे यूपीए जो है सत्ता से बाहर हुई थी, और कांग्रेस पार्टी आज तक स्ट्रगल कर रही है वापस सत्ता में आने के लिए, आपका भी वही हाल होगा जो कांग्रेस पार्टी का हुआ था 2012 से लेकर 2014 के बीच में। एग्जैक्टली इसी तरह का टाइम फ्रेम था। 2 2.5 साल 3 साल जो है उनके पास भी था अपने आप को सुधारने के लिए। वो सचेत नहीं हुए, क्या हुआ, लोगों ने उठाकर फेंक दिया और आपको पावर में लेके आए, इस उम्मीद के साथ कि आप उनसे बढ़िया करेंगे। आप तो उनसे भी खराब निकले। समझ जाइए, अभी भी समय है। बाकी तो सब चंगा सी। चलिए, बाय बाय।